I am very excited about going home. मेले लगा जश्न मनाओ फतह के झंडे आज सारे जग विच पई दुहाई सी भुट्टो दी बेटी आई सी। मुझे बहुत दुख हुआ वो सानिया हुआ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत। आपकी बहन, आपकी बहू ये नवाबशाह शहर आई है आपसे कहने के लिए मेरा साथ दो। जग में पड़ी दुहाई थी भुट्टो की बेटी आई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात बिनिश सलीम के साथ। आज बिनिश सलीम अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पर आपको ज्वाइन नहीं कर सकी, तो आज मेज़बानी के जो फ़राइज़ हैं मैं आयशा इत्तशाम सर अंजाम दे रही हूँ। आज 27 दिसंबर है और 27 दिसंबर आज से 11 साल पहले हम पर क्या सितम ढाकर गया था, ये बिल्कुल कोई भी पाकिस्तानी जो है वो नहीं भूल सकता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आज के दिन ने हमसे 11 साल पहले जो है वो छीन लिया था। तो एक छोटा सा खराज अक़ीदत हमने और हमारी टीम ने जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को पेश किया। खैर, आज के प्रोग्राम के असल मौजू की तरफ अगर आज हम आएँ तो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से बात होगी। काफ़ी जो तेज़ी से चीज़ें जो है हम देख रहे हैं कि सियासी पस मंज़र जो है वो तेज़ी से बदलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर अगर स्टार्ट करें रिसेंट डेवलपमेंट से, तो आज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के मौके पर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की टोन जो है वो काफ़ी एग्रेसिव होती हुई हमें नज़र आई। साबिक सदर जो आसिफ अली ज़रदारी हैं, को चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने यहाँ तक कहा कि सिर्फ टीवी पर बकवास करने के अलावा जो है कुछ नहीं आता। तो एक एग्रेशन उनकी टोन में नजर आया, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक खतरा भी हो सकता है, एक फेयर भी हो सकता है, जो कि चीज़ें उनकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी थे वो भी हमें काफ़ी एग्रेसिव टोन में नजर आए। काफ़ी जो है उन्होंने हुकूमत को काफ़ी लताड़ा, उन्होंने काफ़ी जो है तनकीद हुकूमत के ऊपर भी की। एक बार फिर से अगर बात की जाए तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल जा चुके हैं। फवाद चौधरी साहब से जब पूछा जाता है कि ज़रदारी साहब कब जेल जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्दी वो जेल जा रहे हैं। शेख रशीद साहब अपेरेंटली ये कहते हैं कि मार्च में झाड़ू फिरने वाली है। तो जो चीज़ें हैं वो कुछ इसी तरह की दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ के बाद आसिफ ज़रदारी साहब भी जेल चले जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद क्या एक नया प्रेशर होगा PTI के लिए कि कारकर्दगी जो है वो दिखाई जाए? क्या एक प्रेशर आ जाएगा जो इन पार्टीज़ को दोनों को सपोर्ट करते हैं उनके लिए हमदर्दियाँ जो हैं वो दोबारा आना शुरू हो जाएंगी? तो आगे चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं इस पर हम बात करेंगे। जो ऑपोजिशन है उसकी हिकमत अमली क्या होने वाली है? आखिर ऑपोजिशन की भी कोई हिकमत अमली नज़र तो आनी चाहिए ना, कि अब अगर नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी की बारी है और पीपल्स पार्टी काफ़ी एग्रेसिव मूड में नज़र आती है, वो धमकियाँ देते हुए नज़र आते हैं कि अगर इस तरीके से उनके साथ किया गया तो वो जो है वो खामोश नहीं बैठेंगे। यानी उनका कहने का मतलब है कि मुस्लिम लीग नून की तरह उनकी हिकमत अमली नहीं होगी, बल्कि शायद उससे मुख्तलिफ हिकमत अमली नज़र आ सकती है। कितने कामयाब रहते हैं पीपल्स पार्टी वाले उस हिकमत अमली में, इस पर भी हम बात करेंगे। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराती चलूँ। हमें जावेद फ़रूकी साहब ने ज्वाइन किया है, तज्ज़ियाकार हैं। इसके अलावा नासिर शिराजी साहब भी लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। जावेद बलोच साहब ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले जावेद बलोच साहब, आपकी तरफ ऑब्वियसली कैपिटल में आप बैठे हुए हैं, खबरें काफ़ी तेज़ी से जो हैं वहाँ से आ रही हैं। तो सबसे पहले खबर आपसे हम लेना चाहेंगे कि ये जो इतनी रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और क्या बड़ी बड़ी खबरें हैं जो अगले आने वाले दिनों में आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाली हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, शुक्रिया। ये जो ख़बरें आप सुना रही है अपने नाज़रीन को, बिल्कुल इसमें अभी और तेज़ी आने वाली है। जैसे पीपल पार्टी का मूड जो है वो काफ़ी एग्रेसिव होता नज़र आ रहा है हमें। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर जो पीपल पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी टोन अब काफ़ी जो है वो सख्त हम देख रहे हैं कि हो रही है, और आइंदा चंद दिनों में ये मज़ीद सख्त होगी। क्योंकि देखें, अब JIT की रिपोर्ट आने के बाद जो है वो पीपल पार्टी और आसिफ अली ज़रदारी को ये लग रहा है कि अब उनकी बारी आ चुकी है, और वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं, स्मेल कर चुके हैं सूरत हाल को कि अब उनकी बारी है।
अब ये बारी कब आती है, कब उनकी गिरफ्तारी होती है, कहाँ से होती है, और उसके बाद उन्होंने क्या करना है, ये तमाम तर चीज़ें हमारे जो ज़राए हैं बता रहे हैं कि पीपल पार्टी के अंदर वो डिस्कस हो चुके हैं और इस पर मुशावरत की जा रही है कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब की गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद पीपल पार्टी ने क्या करना है, एक बात। दूसरी बात ये है आयशा के हमारे जो ज़राए, हमें मुख्तलिफ लोगों से हमारी जो मुलाकात होती है और हम देख रहे हैं यहाँ पर इस्लामाबाद में लग ऐसे रहा है कि जैसे नून लीग के जो टॉप लीडरशिप है, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर जो उनके केसेस चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ हुई, लग ऐसे रहा है कि अब पीपल पार्टी की बारी है और अब ये गिरफ्तारियाँ सिर्फ आसिफ अली जरदारी तक नहीं रहेंगी बल्कि और कई लोग जो हैं इसकी जद में आ सकते हैं। जैसे कि GIT रिपोर्ट में भी कई लोगों की निशानदेही की गई और कई लोगों को जो है वो पॉइंट आउट भी किया गया, जो रेलिवेंट लोग हैं, जो बना हुआ है GIT रिपोर्ट में कि किस तरह मनी टेल, किस तरह जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की गई, किस तरह पैसे कमाए गए और किस तरह फेक बैंक अकाउंट के जरिए जो है वो लोगों के बैंकों में पैसे ट्रांसफर किए गए। तो लग ऐसे रहा है कि सिर्फ बात सिर्फ आसिफ अली जरदारी तक नहीं रहेगी बल्कि जो ठीक है जावेद साहब आपके पास वापस आऊंगी। जावेद फारूकी साहब भी और नासिर शराजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब आपसे मैं आगाज कर लेती हूँ, बात यहाँ तक रुकेगी नहीं बल्कि आगे जाएगी, ये तो बहुत वाज़ेह तौर पर इशारे मिल रहे हैं। और अगर फवाद चौधरी साहब कोई बात कहते हैं जो कि वो प्रेडिक्ट करते थे मियां साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, तो अगर अब वो कहते हैं कि इंशाल्लाह गिरफ्तारी हो जाएगी तो फिर गिरफ्तारी होती भी नजर तो आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ पिछले केस से मुख्तलिफ है वो ये क्या है कि टोन काफ़ी अग्रेसिव है, धमकियाँ दी जा रही हैं कि खामोशी से नहीं बैठेंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि थोड़ी जरा चीज़ें मुख्तलिफ थी। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है वो करने में कामयाब जो हो जाएगी पीपल्स पार्टी या कुछ टफ टाइम हुकूमत को दे सकती है अगर इस तरह की कुछ चीज़ होती है, क्योंकि होने तो ये जा रही है। देखिए एक बात तो आज ये तय हो गई, जो आसिफ अली जरदारी और बिलावल की जो स्पीचेस थी और कल जो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग थी उसका जो सामने आए चीज़ें, उससे ये बात तो साबित हो गई कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। और ये कई ऐसी बातें ये थी कि शायद पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान कहीं को बैक चैनल कोई राब्ते होंगे या कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई सुलह की बात, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब आज उन्होंने कबले जंग जैसे कहते हैं कि बजा दिया है। अब उनके पास लगता है कि ऑप्शंस जो हैं वो महदूद हो गए हैं। अब उनके पास कोई ऐसा कोई चारा नहीं रहा कि वो हुकूमत के खिलाफ खुलकर मैदान में आ जाए। तो पार्टी के अंदर भी जो इन दिनों जो डिस्कशन चलती रही, जो हमारा राब्ता भी हुआ, उसमें भी कई लोगों से ये बात हुई, तो यही था कि अगर नवाज शरीफ की तरह आपने खामोशी इख्तियार कर ली तो एक तो पहले आपको ये नुकसान हुआ कि आप मुस्लिम लीग नून के साथ आपने अपनी पार्टी को जोड़ दिया और मुफाहमत की वजह से आप पंजाब में सफाया हो गया। और अब अगर ये एक चैलेंज आया है तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया जाए जिसमें आप ये साबित करें कि आप ही इस हुकूमत का और इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट का आप ही एक मुकाबले की कुव्वत है जिसके साथ उसकी लड़ाई जो है होने जा रही है। तो इसके लिए आप खुलकर मैदान में आएँ और उस चैलेंज को कबूल करें और अवाम में जाएँ। और अभी ये जो फैसला हुआ है उसमें भी ये है, तो अब आज लफ्ज़ी गुलामबाजी तो थी बहुत भरपूर, इतनी शिद्दत के साथ कभी भी बिलावल ने की स्पीच से पहले कभी नहीं की थी। आज उन्होंने डायरेक्टली, मुझे ये कहने दें कि उन्होंने कोई दरमियान में कोई रखा नहीं, कोई पर्दा नहीं रखा, उन्होंने डायरेक्टली इमरान खान को नहीं, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है और उससे ही मुखातिब किया है। और उनकी तकरीर उसके दरमियान जिस तरह के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जो इस्तिलाहात इस्तेमाल की, वो सारी की सारी जो थी वो डायरेक्ट उनके वो मुखातिब कर ये तमाम चीजें यही जाहिर करते हैं कि वो एक डिफरेंट हिकमत अमली जो है वो बना रहे हैं। लेकिन साथ साथ किसी हद तक शहराजी साहब आपकी तरफ ना होंगे, ये वो लगता है कि वो एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि गिरफ्तारी होने जा रही है, इसलिए तो इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है ना कि सनम भुट्टो को शायद कोई इंपॉर्टेंट सीट जो है वो दी जा सकती है पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी साहब की गैर मौजूदगी में, कि वो जो है वो लेकर आगे चलें। तो आपको लगता है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो कुछ एक चेहरा नजर आएगा पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं, जो मतवाले हैं, जाले हैं, वो सनम भुट्टो को जो है वो कुछ किसी तरीके से उनको लगेगा कि पीपल्स पार्टी का ये चेहरा है या कुछ जान पैदा होगी। देखिए माह सितंबर को सितंबर कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि माह दिसंबर जो है ये सियासतदानों के हवाले से ज़्यादा सितंबर साबित होगा। मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग के हेड थे, मुझे सैड एंड से उनकी मुलाकात हुई, मुझे लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी भी दे आर गोइंग टू मीट द सेम सैड एंड, और उसकी बेशुमार वजूहात हैं। देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ने के बाद जब दुनिया से चले गए और पार्टी बेनज़ीर भुट्टो और बाकी लोगों के हवाले करके गए, तो
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त भी एक बड़ी जमात थी। दरमियान में जनरल ज़िया-उल हक का इक़्तिदार जब गुजर जाता है और फिर बेनज़ीर भुट्टो पहली मरतबा इक़्तिदार में आती हैं, तो वो तमाम क़ुव्वतें जो उनको किसी न किसी वजह से बामरे मजबूरी छोड़ गई थी या मसलतन खामोश होकर बैठ गई थी, चूँकि बेनज़ीर भुट्टो भी तो फिर बाहर ही थी ना, मुल्क से बाहर थी, तो उन तमाम क़ुव्वतों ने उनको रीज्वाइन किया था और उनके हाथ मजबूत किए थे। लेकिन जब बेनज़ीर भुट्टो का अपना पहला दौर ख़त्म होता है, फिर दूसरा दौर ख़त्म होता है, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा बड़ा कारनामा उनके दामन में था नहीं जिसको आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओन कर सके कि जनाब बेनज़ीर भुट्टो का ये बहुत बड़ा कारनामा है। और रही सही कसर उस वक्त पूरी हो गई जब आसिफ अली जरदारी के हाथों में आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं समझता हूँ कि लूट मार का एक ऐसा दौर था जो अभी यानी इस वक्त वो आसिफ अली जरदारी साहब खुद तो इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी सिंध में कम से कम इक़्तिदार में है, तो वो दौर अब तक जारी है। अब जब बात होती है ना जनाब के वो जी एक नैरेटिव देंगे और पता नहीं क्या खलबली मचा देंगे, मेरा ख्याल है वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। देखिए मकबूलियत किस बात को मिलेगी? क्या मकबूलियत इस बात को मिलेगी कि हमने जो लूट मार की है हमें उसकी माफ़ी दे दी जाए, पैसा जो है उसका हमसे हिसाब ना लिया जाए, इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल, वसाइल को लूटने के जो मामलात हैं पूरी कौम उस पर आंखें बंद करके रखे, हुकूमत जो है वो भी अपने मुंह पे जिप लगा ले। वो तो सियासी इंतकाम वाला नुक्ता उठा रहे हैं ना कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है जी, और सिर्फ सारी तोपों का रुख जो है वो अपोजिशन की तरफ है, हुकूमत की तरफ अगर कोई केसेस निकलते हैं तो वो आप जो क्राइम की हिस्ट्री है उसमें आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आज तक किसी क्रिमिनल ने, किसी जुराइम पेशा शख्स ने, इदारे ने, गिरोह ने आज तक ये नहीं कहा कि जनाब उसको जुराइम के तहत ट्राई किया जा रहा है या जुराइम की उसको सजा मिली है। सब यही कहते हैं कि जनाब हमसे इंतकाम लिया गया। सियासतदानों के पास इसके अलावा कोई लफ्ज, कोई फिक्रा आज तक कोई इजाद नहीं कर सके। लेकिन ऑब्वियसली डिफेंस का हक तो हर एक को होता है ना। जावेद बलूच साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप चूंकि इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, मैं यही जानना चाहूंगी कि यहाँ पर कोई हिकमत अमली, कोई खिचड़ी बनती भी आपको नजर आ रही है कि शायद ऑपोजिशन जो है उसका अब हम एक नया रूप देखेंगे? मरियम जो है वो काफ़ी मुतहरक नजर आएंगी, क्योंकि वो मुतहरक होने वाली जो चीज़ है उनके अंदर हमने एक दौर में देखी है कि वो काफ़ी एक्टिव, ट्विटर पे महाज भी वो संभाल लेती हैं। तो आपको लगता है कि ये जो इस वक्त स्पार्क नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी में, यहाँ पे धमकियां दी जा रही हैं या जो भी एग्रेसिव टोन अपनाई जा रही है, नून लीग इसको ज्वाइन करेगी और मरियम जो है वो इसका फेस होंगी, कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है कि ऑपोजिशन मिलकर जो है वो किसी तहरीक की जानिब चली जाए जो कि पीपल्स पार्टी शुरू करने की कोशिश करें, या आपको लगता है कि नून लीग जो है अभी बैकफुट पर ही रहेगी और जो खामोश हिकमत अमली उनकी नजर आ रही है वैसी चलती रहेगी? देखें आशा, आपने देखा होगा कि जो ही नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई तो उसके फौरी बाद मरियम नवाज साहबा बड़ी एक्टिव हुई ट्विटर पे, उन्होंने ट्वीट्स करना शुरू कर दिए काफ़ी माह के गैप के बाद। और अब जो सूरत नज़र आ रही है हमें यहाँ पे, पीपल्स पार्टी और नून लीग को इकट्ठा होना पड़ेगा। जो अपोजिशन जमातें हैं उन्हें एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होने के लिए जो है मुख्तलिफ बैकडोर रब्ते भी किए जा रहे हैं। पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रही थी, लेकिन अब जब ये लोग देख रहे हैं कि अब पहले एक की बारी, फिर दूसरे की बारी, फिर तीसरे की बारी आ रही है, तो ये सोच डेवलप हो रही है अपोजिशन के दरमियान कि हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि तहरीक इंसाफ की कोई वादे अक्सरियत नहीं है कौमी असम्बली में, सिर्फ चंद वोटों से इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं। तो अपोजिशन ये सोच रखती है कि अगर वो इकट्ठा होकर चलेंगे तो शायद उनकी कोई बचत हो सके या शायद वो अवाम के सामने अपना केस बेहतर तरीके से प्लीड कर सके। इसलिए मुख्तलिफ तरीक़ों से रब्ते किए जा रहे हैं अपोजिशन जमातों में, और एक हिकमत अमली जो है वो बनाकर आगे बढ़ने के लिए बातचीत की जा रही है। और ये लोग अंदर खाने मुत्तफिक भी हो चुके हैं कि हमें मिलकर चलना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि तहरीक चलेगी या नहीं चलेगी, मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पर कोई तहरीक अपोजिशन जमातें मिलकर चलाएंगी, सड़कों पर आएंगी या कोई ऐसा बड़ा एहतजाज होगा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर पार्लियामेंट के अंदर ज़रूर एहतजाज करेंगी, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा और हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो केसेस चल रहे हैं उनका कानूनी तरीके से अदालतों में सामना करने का फैसला भी ये लोग कर चुके हैं कि जो केसेस बनाए जा रहे हैं या बन चुके हैं उनका अदालतों के अंदर सामना किया जाए।
इसके साथ साथ पार्लियामेंट एक साइड पे पार्लियामेंट, दूसरी साइड पे अदालतों में जो है वो केस चलाएंगे। तो हुकूमत के लिए टफ टाइम जो है वो अब हमें नज़र आ रहा है कि क्योंकि अपोजिशन की बातें जब इकट्ठी होंगी तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो पार्लियामेंट के अंदर अपना कोई बिजनेस चला सकें या पार्लियामेंट को बेहतर तरीके से चला सकें। आपने देखा कि पिछले जो इजलास हुए हैं कौमी असम्बली के, सेनेट के या बाकी सूबाई असम्बलियों में खासा टफ टाइम दिया है अपोजिशन जमातों ने असम्बली के अंदर, और अब भी यही प्लान किया जा रहा है कि असम्बलियों के अंदर ही उन्हें गवर्नमेंट को टफ टाइम दिया जाएगा, न कि सड़कों पर आकर अमन अमान की फिजा। अच्छा, ये फारूकी साहब ये चीजें इस तरीके से चलेंगी जिस तरह के जावेद बलोच साहब कह रहे हैं कि फैसला हो गया जी पार्लियामेंट के अंदर टफ टाइम दिया जाएगा और बाहर जो है उस तरह की चीज़ आपको देखने में नहीं मिलेगी। चीज़ें इतनी सिंपल रहेंगी या फिर जो और चीज़ों की बाज़गश्त हमें सुनाई देती है कि कोई डील की, कोई NRO की बात हो सकती है या फिर जिस तरह मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ों को भी नज़रअंदाज, आप कहते हैं कि इन एस्पेक्ट्स को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए शिराजी साहब अभी जो बात कर रहे थे कि कुछ नहीं हो सकता, इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है देने के लिए, ये बात दुरुस्त है कि मतलब इनकी जो जिसने भी किसी ने करप्शन की है उसका दिफा करना बहुत मुश्किल काम है और उसका करना भी नहीं चाहिए, दिफा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन देखें, जब भी पाकिस्तान की अगर हम तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो इस किस्म के केसेस जो हैं हमेशा अपोजिशन को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को दबाने के लिए और कुचलने के लिए किए गए हैं। अगर बहुत अच्छा हो कि अगर इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और जो कल्परेट हैं जिन्होंने करप्शन की है उनके पेट से निकाला जाए, माल निकाला जाए, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो एतराज़ जो किया जाता है, जो इस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात रखे जाते हैं, जो गैर जानबदार हल्के भी कहते हैं, वो यही है कि अगर इन केसेस को अगर आपने इस्तेमाल करना है किसी पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए तो ये मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक होगा। अगर आज से चंद माह बाद अगर आपको ये खबर मिले कि जनाब फ़लाँ जो सियासतदान जो है वो आराम से बाहर चला गया है और उसने यहाँ पर तय करके चला गया है कि अब मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा, और फ़लाँ सियासतदान जो है उसने फ़लाँ अपनी पार्टी जो है फ़लाँ को शिफ्ट कर दी है, देखें ये कोई नई चीज़ तो नहीं है जो होगी, तो इसका खदशा तो मौजूद है, आपके ख्याल में है? आयशा, मैं यही तो बात कह रहा हूँ ना कि अगर तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर, और ये बहुत बारीक सा इसके अंदर एक फर्क होता है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और एहतसाब के अंदर, रियल अकाउंटेबिलिटी के अंदर। आप वो जो खत है उसको जो लकीर है उसको क्रॉस जब करते हैं तो वो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बन जाती है। अब यही बात जो है वो अपोजिशन जो कहती है और गैर जानबदार जो हल्के हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर हुकूमत के लोग जो हैं वो अगर खामोश आराम से बैठे रहेंगे और जितने भी लोग जिनके ऊपर केसेस हैं वो अगर हुकूमत को ज्वाइन कर लें तो उनके लिए वजारतें हैं, गाड़ियां हैं, मराहत हैं, और अगर जो लोग आपके साथ हाथ नहीं मिलाते और अगर वही लोग जो हैं अपोजिशन में बैठे हैं तो उनके लिए अरसा हयात तंग है। देखें, आज जिन चीज़ों को आसिफ अली जरदारी जिन चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं तो इस तरह से उनको मौका मिलेगा इन बातों को। वो कहते हैं कि वो अपनी 18वीं तरमीम को पूरी तरह से खेल रहे हैं। उनके कार्ड्स होते हैं ना, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनके अपने कार्ड्स होते हैं, उनके पास कार्ड है 18वीं तरमीम का। आज उन्होंने 3 जगहों पर ऐसे रिश्ते हुए जगहों के ऊपर हाथ रखा है जहाँ जो हमारे हुकूमत है उसको वहाँ से छेड़ा है। उन्होंने कहा पख्तूनों की बात की, पख्तून जो कौम परस्त है उनकी बात की, बलोच कौम परस्त जो है उनकी बात की, सिंध के लिए कालाबाग डैम की बात की, और फिर पंजाब में भी उन्होंने नवाज शरीफ का जिक्र अपने मुफाद के लिए किया उन्होंने, और कहा कि नवाज शरीफ को जब सजा दी तो तब वो नारे लगे पंजाब से जिनका कभी कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। तो चारों जगहों पर उन्होंने ऐसी जगहों पर हाथ रखा है, निशानदेही की है जो दुखती रगे हैं जिसे कहा जाता है। तो ये चीजें तो होंगी। पॉलिटिक्स नाम ही इसी किस चीज का है, एक्सप्लॉयटेशन का। तो उनको एक मौका मिलेगा कि वो ये सियासत जो है वो खेलें, वो करें वो ये सियासत। और हर किसी का जैसे उनके केसेस, अगर उनकी करप्शन है तो उनकी करप्शन को एक्सप्लॉइट करने का अगर कोई हथियार इस्तेमाल कर रहा है तो इसी तरह से हमारी जो हुकूमत है उसके भी तो बहुत सी कमजोरियां हैं जिनको पकड़कर सियासत की जा सकती है। शिराजी साहब, ये जो कमजोरियों के हवाले से फारूकी साहब ने बात की, तो हुकूमत अगर इस तमाम चीज में हाथ डाल रही है तो खुद को डिफेंड करने के लिए भी वो बिल्कुल क्या तैयार बैठे हैं। अगर जरदारी साहब भी नवाज शरीफ साहब के बाद जेल चले जाते हैं, उसके बाद फिर आगे क्या होता है? क्या आपको नहीं लगता कि 6 महीने बाद फिर एक और किस्म का जो प्रेशर है कारकर्दगी के हवाले से लेके, मौशी बहरान हमारे सामने हुकूमत के ऊपर, पीटीआई की हुकूमत के ऊपर आ जाएगा, और उसके बाद जो है हमदर्दियां, हमेशा से ऐसा होता है कि फिर जब पस मंजर से कुछ अहम लोग हटते हैं तो उनके लिए फिर हमदर्दियां भी कुछ अरसे बाद, अगर आपको हुकूमत से कोई उस तरह के इंसेंटिव नहीं मिल रहे होते तो हमदर्दियां जो लोगों के दिलों में है वो आना शुरू हो जाती हैं। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन तो नहीं आपको बनती हुई नजर आ रही? एक बड़ी दिलचस्प बात है। पहली बात तो ये कि विक्टिमाइजेशन का दौर बीत गया। आज़ाद अदलिया के जजेस हैं, बेदाग किरदार के मालिक हैं, फैसले कर रहे हैं, फैसलों को पजीराई मिल रही है। अपोजिशन के हक में भी फैसले आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी आ रहे हैं, ठीक है ना जी।
अब मलक कयूम वाली अदालतें नहीं हैं कि फ़ोन पे उनको कहा जाए कि जनाब सज़ा 7 साल देनी है और अब 10 साल दे दें और बड़े भाईजान नाराज़ हैं और छोटे भाईजान नाराज़ हैं। वो दौर बीत गया। अब जितने मुकदमात इस वक्त सियासतदानों के खिलाफ चल रहे हैं वो बुनियादी तौर पर नैब लॉज के तहत हैं। नैब लॉज में बिल्कुल ओपन सी बात है कि बारगेनिंग की सहूलत मौजूद है और नैब के पास तो मैंडेट इन अ वे बहुत वसी भी है लेकिन इन अ वे बड़ा महदूद भी है कि नैब ने करप्शन पकड़नी है, उसके सबूत जो है मुहैया करने हैं, सामने रखने हैं और जब सबूत सामने आ जाते हैं तो फिर जिस पे इल्जाम होता है उसके पास बचाव का तरीका एक ही होता है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट दे, इन राइटिंग दे, वीडियो पर आकर दे, प्ली बार्गेन वाली जज साहब की अदालत में आके दे और फिर बार्गेनिंग कर ले और उसके बाद वो मासूम करार नहीं पाएगा। बार्गेनिंग करने के बाद वो रिहा तो हो जाएगा लेकिन उसकी कन्फेशन स्टेटमेंट जो है उसको डिस्क्वालीफाई भी करती है अवाम की नज़रों में भी, कानून की नज़रों में भी और तो पार्लियामेंट के जो लॉज हैं साहब ये ऑप्शन तो फिर नहीं लेंगे ना वो लोग जो कि आप अपना एक मुस्तकबिल देखते हैं आगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सियासत में, वो तो फिर ये ऑप्शन नहीं लेंगे। देखिए जी, विरासत की सियासत जो है उस पर इमरान खान ने बड़ी कारी ज़रब लगाई है। अब लोग विरासत की सियासत को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी बात हो रही थी कि जनाब बेनज़ीर भुट्टो की बहन जो है उनको आप लाके तो पार्टी का सरबराह बना दें, वो बिल्कुल ऐसे ही है। यानी मैं मिसाल के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, इन लफ्ज़ों का एग्जैक्टली वो मतलब नहीं है कि एक आटा गूंद रही है घर में, खातून बैठी हुई रोटियां पका रही है और उसको आके कहें कि आप पार्टी चला दें। सनम भुट्टो जो है उनका पॉलिटिकल कैरियर है नहीं, उनमें पोटेंशियल भी नहीं है। अगर पोटेंशियल होता तो बहुत अरसा पहले वो सामने आ चुकी होती है। बिलखुसूस उस वक्त जब बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हो गई थी तो सनम भुट्टो को सामने लाने का एक बहुत अच्छा मौका मौजूद था लेकिन वो पोटेंशियल नहीं है। तो वो ये सब कुछ कर नहीं सकती जो एक सियासतदान के लिए जरूरत है। उसमें विजन की जरूरत है, उसमें तालीम की जरूरत है, उसमें तजर्बे की जरूरत है। लेकिन शायद पीपल्स पार्टी जो है वो फेस वैल्यू को जो है वो कैश कराने की शायद कोशिश करेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सीधी बात के साथ रहिए। वेलकम बैक टू ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से जो कि लम्हा ब लम्हा में बदलती हुई नज़र आ रही है। अपोजिशन की क्या हिकमत अमली है, हुकूमत क्या करने जा रही है, बहुत सारे सवालात जो हैं इस वक्त उठ रहे हैं। यहाँ पर एक अहम सवाल ऑब्वियसली नून लीग के सर्वाइवल का भी है कि आखिर वो अपने सर्वाइवल की जंग अब किस तरीके से लड़ने जा रहे हैं। हमने देखा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की अहलिया की वफ़ात के बाद नून लीग उस तरह से एक एग्रेसिव मोड में हमें नज़र नहीं आई। मरीम नवाज साहिबा ने भी अभी 2-3 दिन पहले शायद ट्विटर पर कुछ ट्वीट्स करना शुरू किए जैसे उनके वालिद साहब दोबारा जेल गए हैं, उससे पहले वहाँ पर भी मुकम्मल खामोशी थी। जावेद बलोच साहब, आपको कोई हिकमत अमली नून लीग के अंदर बनती हुई कुछ नज़र आ रही है? क्योंकि परवेज़ रशीद साहब ने कहा कि हमारी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ अहम फैसले हो रहे हैं, तो आपको क्या दोबारा से लग रहा है कि नून लीग जो है वो एक एग्रेसिव मूड के साथ वापस आती हुई नज़र आएगी? आशा, जैसे कि आपने अभी कहा कि मरीम नवाज ने दोबारा ट्वीट्स शुरू कर दी हैं। अब देखें, नवाज शरीफ जेल में है, उन्हें सज़ा हो चुकी है। शहबाज शरीफ जो है वो भी जेल में है, उनका ट्रायल चल रहा है और ख्वाजा साद रफ़ीक भी अपना वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इसके बाद जो नून लीग के अंदर जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं उनका ये ख्याल है कि हम मरीम नवाज साहिबा को जो है वो सामने लाएं ताकि जो नवाज शरीफ की जो कमी है वो किसी हद तक पूरी की जा सके। क्योंकि मरीम नवाज साहिबा खासी एक्टिव हैं और उन्हें पॉलिटिक्स में ड्यूरिंग इलेक्शन भी काफ़ी जो है वो अपने आप को मनवाया है कि वो किस तरह चीज़ों को मैनेज करती हैं और किस तरह अपनी पार्टी को लेकर चलती हैं। इसके साथ साथ एक मुशावरती कमेटी भी जो है वो पैरेलल काम करेगी नून लीग की, जो मरीम नवाज साहिबा के साथ होगी और उन्हें गाहे बगाहे मुख्तलिफ मराइल पर गाइड भी करेगी, उनका साथ भी देगी। इसी तरह हम तो अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नई क़यादत जो है वो सामने आ रही है मुल्क में, जैसे मरीम नवाज साहिबा हैं। तो मंजरनामे में आपको हमजा भी नजर आ रहे हैं, हमजा और मरियम मिलके आपको लगता है कि क्या नून लीग की जो डूबती कश्ती है? जी ऐसे देखें ना, अब हमजा इज आल्सो पार्ट ऑफ शरीफ फैमिली। तो वो अगर वो बाहर रहे तो जैसे उनके भी पेशियाँ चल रही हैं, अगर वो बाहर रहे तो वो भी मरीम नवाज साहिबा के साथ में नज़र आएंगे और ये पॉलिटिक्स आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसमें आपने देखा कि जब मियां नवाज शरीफ को सज़ा हुई तो कोई मुल्क में कोई लोग सड़कों पर नहीं आए, ना कोई कितने बड़ी तादाद में कारकुन हमें देखने को मिले कि जो रोड ब्लॉक हो गई हो या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई हो जिससे
हुकूमत को जो है वो काफ़ी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। इसी तरह सड़कों के पर आने का जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा कि नून लीग शायद कुछ सड़कों पर आए। पार्लियामेंट के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया कि पार्लियामेंट के अंदर चूँकि शहबाज शरीफ साहब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी भी बन चुके हैं, तो उनका वो आना जाना पार्लियामेंट में रहेगा, चाहे इजलास हो या ना हो। वो पीएसी का इजलास चेयर करने के लिए पार्लियामेंट में आ सकते हैं, उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो जारी हो सकते हैं, तो इसलिए वो किसी हद तक इन रहेंगे पॉलिटिक्स में। लेकिन नवाज शरीफ की कमी पूरी करने के लिए मरियम नवाज सहवाग को मैदान में उतारने का ये फैसला किया जा रहा है। और आप देखेंगे आइंदा चंद दिनों में हमारे जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा जो है वो सड़कों पर होगी और पार्टी के अंदर के रहकर जो है मामला आगे बढ़ाएंगी। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो एक्टिव किया जा रहा है। इससे तो फिर मुझे वो स्टेटमेंट ठीक लगती नजर आ रही है। फारूकी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये जो फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट है कि 1985 की सियासत के चेहरे जो है वो अब नहीं चलेंगे, अब नौजवान इक़्तिदार संभालेंगे, तो मुझे लगता है कि उनका यही प्लान है कि शायद जरदारी साहब को भी अंदर डाल दें, उधर से बिलावल जो है हमें नजर आए पीपल्स पार्टी को लीड करते हुए, उधर से दोनों को अंदर डाल चुके हैं नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ को, तो हमजा और मरियम यहाँ पर हमें नजर आए, तो फिर ठीक है, उनकी स्टेटमेंट मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक दुरुस्त है। देखिए 1985 के जो चेहरे हैं उन्हीं का तो सब किया धरा है। 1985 में तमाम जो सियासी लोग थे वो बाहर थे और उस गैर सियासी और गैर जमाती इलेक्शन में जो गैर सियासी लोग थे वो सारे आ गए थे। और वो जैसे किसी ने कहा कि जब सियासी लोग जो हैं वो किसी प्रोसेस में नहीं आते तो जो गैर सियासी लोग हैं वो उस खला को पुर करते हैं। और बेनज़ीर भुट्टो इस चीज़ का काफ़ी देर तक जिक्र करती रही कि हमने जब 85 के इलेक्शन का बाइकाट किया तो बहुत बड़ी गलती थी। उस वक्त एक ऐसी पूरी की पूरी खेप आ गई लोगों की कि जो अभी तक जिन्होंने वो यहाँ की जो सियासत है उसको के ऊपर वो असरअंदाज हुए हैं अपनी। तो फवाद चौधरी साहब जो ये कह रहे हैं, लेकिन दूसरी बात जो है जो मैं अभी इसकी निशानदेही करना चाह रहा था, जावेद साहब कह रहे थे कि सड़कों पर होंगी मरियम नवाज, मुझे मेरा कुछ इससे ज़रा मुख्तलिफ ख्याल है कि सड़कों पर हो सकता है कि नहीं कोई आए। देखिए एक तो ये है मरियम नवाज अभी तक खामोश हैं, आज भी वो आई हैं अपने वालिद से मिलने के लिए आई हैं तो खामोशी से आई हैं और खामोशी से चली गई। उनके पास मौका था कि बाहर मीडिया था उससे बात करती और अपने जज्बात का इजहार करती हैं, लेकिन वो खामोश हैं। और वो जो उनकी पुरस्कार खामोशी के पीछे जो बातें कही जाती हैं, जब वो नहीं बोलती तो वो उन बातों की तकवीत मिलती है और वो अपनी जगह पर कायम। तो वो क्या है फारूकी साहब, वो क्या है, ये क्या स्ट्रेटजी है नून लीग? हाँ, वो बातें यही हैं कि देखें मुस्लिम लीग नून की सियासत को समझने की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून जो है वो एक रिवायती पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि जो मासेस के ऊपर ही पूरे का पूरा डिपेंड करे। वो एक मैनेजमेंट की पार्टी है। वो हमेशा उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स जो है वो मैनेज की है, जब भी इक़्तिदार में आए हैं सियासत की है। मियां नवाज शरीफ को जब जो तैयारा साजिश केस में जब मुशर्रफ दौर में जब सज़ा हुई तो उन्होंने मैनेज किया, डील की, बाहर चले गए। बाहर से फिर मामला जो है वो तय किए, एक बार तो माफ़ी तलाफी होगी, चले गए बाहर। दोबारा फिर जब उन्होंने देखा कि हमारे पाँव मजबूत हैं, मुशर्रफ ज़रा सा वीक है, तो फिर चीज़ों को मैनेज किया और वापस आ गए। वो इसी किस्म की पॉलिटिक्स जो है इसमें एक्सपर्ट है, माहिर है। तो फिर वो फिर यही करने जा रहे हैं। हाँ, अब फिर वही है। तो शराज साहब, ये जो तुर्की के हवाले से बातें फिर वो दुरुस्त हैं कि शायद इस दफा उधर नहीं, शायद इधर कुछ जो है वो चीजें चल रही हैं, कुछ अंदर खाते राब्ते भी शुरू हो चुके हैं तुर्की के साथ, तो इस तरह की कुछ चीज इस बात को कंफर्म कर रहा हूँ कि डील की जजिया तय हो चुकी हैं। सिर्फ पैसे का मामला रह गया जिसपे सोच विचार जारी है। ऑफर की जा चुकी है। फैसल वाडा साहब बता रहे थे 2 अरब डॉलर, मेरी इत्तला से बहुत आगे है, बात 10 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जो इल्जाम लगाने वाले हैं ना जी, वो कहते हैं जी 300 अरब डॉलर की आपने करप्शन की है, 200 अरब डॉलर तो वापस दें। अब गुजारिश ये है कि अल्लाह ताला को किसी ने आंखों से नहीं देखा, उसकी किदरत और उसकी कुदरत के जो मज़ाहिर हैं उससे पहचाना है। डील के सर पे सींग नहीं होते कि 2 सींगों वाला एक आदमी है, कहीं जा रहा होगा तो हम कहेंगे जी ये है जी डील जा रही है। डील नजर आती है। सहूलतें क्या हैं देखिए ना, सहूलतें क्या हैं उनको आप थोड़ा सा एनालाइज कर लें तो समझ में आ जाता है कि जनाब अब ये मामला जो हैं ये अपने अपने अंजाम की तरफ जा रहे हैं। जैसे फारूकी साहब ने कहा, मैं उस बात को दोहराना चाहूँगा कि ये ख़ानदान फिर एक दफ़ा मुल्क से बाहर चला जाएगा, उसके बाद 10 बरस वहाँ बैठ के इंतज़ार करेगा कि अभी जो हवा का रुख उनके मुखालिफ है ये तूफ़ान ख़त्म हो जाए और मौजूदा हुकूमत जो है इसकी पोजीशन कमज़ोर हो, फिर ये दोबारा आए। लेकिन मैं जावेद साहब आपसे कुछ इख्तलाफ कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी बात कह रहे हैं डील किससे होगी? मुझे जरा मौका देंगे। मेरी बात अगर मुकम्मल होती तो मेरी शाहिद साहब, मेरी बात का मतलब ये था कि मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ डील करके जा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तहरीक मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो एक मैनेजमेंट की सलाहियत है और उसमें अब उसके 2 हिस्से हैं। एक तो नवाज शरीफ ने एक बड़ा अग्रेसिव जो है वो स्टांस लिया और वो अग्रेसिव सियासत करने वाले सियासतदान के तौर पर सामने आए
और उनकी जो लेगेसी जो लेकर चलने वाली है उनकी बेटी है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हैं जो उससे एक डिफरेंट मिजाज रखते हैं, और उनके बारे में शेख रशीद की जो बातें हैं वो आप जरा गौर से सुने। आजकल वो कह रहे हैं वो गोटी फिट होगी उनकी, वो गोटी वाला खेल जो है वो जानते हैं वो खेलना। और देखें वो पार्लियामेंट में भी आ रहे हैं, वो वहाँ पर उनके चेकअप भी हो रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं, उनके घर को जो है वो सब जेल करा दिया गया है। तो ये इस किस्म की सियासत जो है वो उन्हें पता है, और इसके लिए शहबाज शरीफ जो हैं वो फिट है मुस्लिम लीग नून के लिए कि शहबाज शरीफ के हवाले अगर मुस्लिम लीग नून कर दी जाए तो वो इसको मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। और अगर शहबाज शरीफ होंगे तो फिर मरियम का रोल नहीं होगा, और अगर मरियम होगी तो इसका मतलब फिर वो नून लीग नहीं होगी जो शहबाज शरीफ बनाना चाहते हैं, वो फिर नवाज शरीफ वाली होगी। तो और लेकिन मुस्लिम लीग नून सरे दस किसी किस्म की कोई एजिटेशन में नहीं जाएगी, इसी किस्म की पॉलिटिक्स, मेरा तो ख्याल है कि इसी किस्म की पॉलिटिक्स करेगी जो मेरी इतलात भी हैं, और इनको ऐसा ऐसा धीरे धीरे चीज़ों को जो है वो लेकर आगे बढ़ा जाएगा, और मुनासिब वक्त पर जो है वो चैलेंज भी करेंगे और गवर्नमेंट को टफ टाइम देने की तरफ भी आएंगे। सही। अच्छा जावेद बलोच साहब, आप कुछ इख्तलाफ कर रहे थे, आप ये कह रहे थे कि डील किससे होगी, डील नहीं होगी तो फिर क्या जुबानबंदी होगी, आपके ख्याल में क्या ऑप्शन है? आशा देखें, मेरा वही फिर मैं दोबारा कहूँगा कि डील किससे होगी। देखें, कोई NRO की बात सामने आ रही है कि कोई NRO तो ज़ाहिर बात अगर होगा तो गवर्नमेंट से होगा या जो इदारे हैं उनसे जो है वो हो सकता है। अब देखिए ना, नैब अगर कोई कार्रवाई कर रहा है तो नैब में जो केसेस चल रहे होते हैं, जो कि मैं नैब को कवर भी करता रहा हूँ और मुझे नैब के सिस्टम का पता है, वो तो अगर जिसका कोई रेफरेंस दायर होता है या कोई हुकूमती खजाने को नुकसान पहुंचता है तो उसका एक प्ली बारगेन का है, जो है वो वॉलंटियर रिटर्न का भी एक तरीकाकार है कि वो जो लुटी की रकम है वो वापस कर दें एक शरह के तहत, तो फिर जान छूट सकती है। अब जो JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो तैयार की गई है और जो रिपोर्ट सामने आई है, मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, तो डील का तो सवाल पैदा नहीं, हमें कोई नज़र नहीं आ रही कि डील किससे होगी या NRO किससे होगा। अभी तो ये केसेस चल रहे हैं आगे जाके कि ये क्या रुख इख्तियार करते हैं, आगे जाके कोई रेफरेंस दायर होता है, नैब को ये मामला जो है वो सौंपा जाता है या FIA करती है या कोई और एजेंसी जो है पुलिस है या बाकी इदारे हैं वो करते हैं। अभी तो ये मामला तय होने हैं, इन पे फैसले होने हैं कि अगर रेफरेंस दायर करने हुए तो फिर नैब करेगा। जैसे 16 रेफरेंस दायर करने की जो है वो सिफारिश की गई है। अब ये रेफरेंस किस किस के खिलाफ दायर होंगे, क्योंकि अगर कोई रेफरेंस दायर होता है तो उसका एक सिस्टम है, एक तरीकाकार है कि पहले रेफरेंस तैयार होता है, इल्जामात के तहत एक रिपोर्ट बनती है, चार्जशीट होता है, फिर चेयरमैन नैब उसकी मंजूरी देता है, उसके बाद रेफरेंस जो है वो फाइल की जाती है। ठीक है, यानी आपको नहीं लगता, आप ये शराज साहब उनको तो नहीं लगता, वो ये कह रहे हैं कि ये प्रोसीजर जो है वो डील किससे हो रही है, मैं बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में बता देता हूँ। डील कानून के साथ हो रही है। जब हम कहते हैं ना जी कि देखिए होता क्या है, नैब के कवानीन के तहत जब सफिशिएंट एविडेंस आ जाता है, बारगेनिंग होती है, आदमी कन्फेस करता है कि जी मैंने ये लूटमार की है, उसके बाद बारगेनिंग होती है और डील हो जाती है, दैट इज द डील। ठीक है, इस दफ़ा भी ऐसा हो रहा है। मैं एक और अर्ज कर दूं, गुजारिश ये है कि जो कहा जा रहा है ना जनाब कि ये अब सड़कों पे आएंगे और पता नहीं क्या क़यामत ढा देंगे, अब कुछ नहीं होने वाला। जो पार्टी इक़्तिदार से चली जाती है वो अपनी स्ट्रेंथ पे वापस आती है। बेनज़ीर भुट्टो किस स्ट्रेंथ पे वापस आई थी कि जी मेरे बाप को फांसी दे दी गई और आर्मी ने उसको, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने फांसी दे दी, मैं अब मजलूम हूं, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई। जब नवाज शरीफ साहब जद्दा चले गए तो वापस आके उनकी स्ट्रेंथ क्या थी कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हुई, हम तो बाहर जाना नहीं चाह रहे थे, हमें जबरदस्ती बाहर भेजा गया। मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद है। फारूकी साहब कहते हैं कि शायद कोई इस तरह की डील हो सकती है कि NRO के हवाले से या फिर कहीं बाहर डील हो सकती है। आप एक प्ली बार्गेन के हवाले से बात करते हैं। जावेद बलोच साहब ये कहते हैं कि शायद इस तरह की कोई डील जो है वो किससे होगी, NRO किससे होगा। आसमा बदूद साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर तजकार हैं वो भी, उनसे हम ठीक है, आसमा साहिबा शायद हमारे साथ मौजूद नहीं। शायद साहब आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आसमा को हम थोड़ी देर में मैं अर्ज कर रहा था कि पार्टियां जो इक़्तिदार से रुखसत हो जाती हैं अपनी स्ट्रेंथ पे वापस आती हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे तो उनका क्लेम ये था कि जनरल मुशर्रफ ने हमें उठा के बाहर फेंक दिया, हम तो बाहर जाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन बाद में उनकी बात झूठ साबित हुई, वो बाकायदा डील करके गए थे, मुआहदा करके गए थे, रिटर्न मुआहदा। जब शहजादा मकरन आए और उन्होंने फोटो कापियाँ यहाँ एयरपोर्ट पर तकसीम की तो पता लग गया कि मियाँ नवाज शरीफ का पॉइंट ऑफ व्यू गलत था, वो गलत बयानी थी और एक्चुअली वो एक मुआहदे के तहत गए थे। अब मौजूदा जो सिनेरियो है ना जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन हुई है उनकी, उसमें भी ये है कि उन्होंने कई स्टैंड्स जो हैं वो इख्तियार किए हैं और हर स्टैंड से फिर उन्होंने विड्रॉ किया है। देखिए कतरी खत का मामला आपके सामने है, ये प्रॉपर्टी बच्चों की है, मेरी है,
और ये हैं वो ज़राए। मैं मुख्तसरन सही शराज साहब, आसमा वदूद हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं, क्रेडिबल नहीं रहे, उनसे भी हम बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। आसमा साहब, ये हम अभी जो डिस्कशन अभी फिलहाल चल रही है वो यही है कि ऑपोजिशन के पास जो है ऑप्शंस क्या मौजूद हैं, चाहे वो जरदारी साहब हैं या चाहे वो मियां साहब हैं, किस तरीके से अब उन्होंने किस तरीके से अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी है, क्या रास्ते जो है आपके ख्याल में अपना सकते हैं? डील हो सकती है, NRO की तरफ जाया जा सकता है, प्ली बार्गेन की बात हो सकती है, मुख्तलिफ जो हम ऑप्शन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, कौन सा रास्ता अपनाया जा सकता है? देखिए जी, एक बात जो हमारी लीड को, ये हमारे लीडर्स को समझनी चाहिए कि जो जैसे एक पहले एक ये लोग खुद को समझते थे अनटचेबल्स, दे आर नो मोर अनटचेबल्स। अब जो भी सवालात इनके बारे में उठ रहे हैं उनके जवाबात इनको देने पड़ेंगे। अब इसमें अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? देखिए जी, डील की या NRO की बात गर्दिश तो कर रही है और जैसे वक्त गुजर रहा है ये चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है। इनमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर ऐसा हो भी जाता है कम वक्त में, तो इससे अगर हमारी आवाम को कोई फ़ायदा हो सकता है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको हम एक ऑप्शन रख सकते हैं। लेकिन इंसाफ प्रवेल होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड इंसाफ होना चाहिए। हमें इन सवालों के जवाब चाहिए हैं जो हम इस वक्त टेबल हो रहे हैं। ये इस तरीके से हम इसको बाईपास नहीं कर सकते, ये हमारे मुल्क की बात है, हमारे लोगों की, हमारी गरीब आवाम की बात है। तो हम फ़िलहाल इन लोगों के पास यही ऑप्शन है कि इन सवालात की ये जवाब दें। जिस तरीके से अभी जो एक बड़ा रिजिड सा रिएक्शन हमारी इन दोनों पार्टीज़, हमारे मेन लीडर्स जो इसमें शामिल हैं उनकी तरफ से आ रहा है, ये कतई नाकाबिले कबूल है। आप डिफरेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को मिलाइन करके उनके बारे में बात करके अब इस मामले से एस्केप नहीं कर सकते। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इन सवालात के, इन जो इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस करना पड़ेगा, इनके जवाबात देने पड़ेंगे। यही इनके पास वाहिद ऑप्शन है अवेलेबल। अच्छा आसमा, मुझे ये बताएगा कि ये बिल्कुल पैरेलल जो चीज़ें ये चलेंगी आप ये कह रही हैं कि एहतसाब का जो अमल है वो पैरेलल चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि आपको नहीं लगता कि कुछ अरसे में आने वाले अगर 6 महीनों की बात की जाए तो गवर्नमेंट के ऊपर भी एक प्रेशर आएगा डिलीवर करने का, कारकर्दगी दिखाने का। हम एक मुआशी बहरान में हैं, लोगों के जो महंगाई के हवाले से जो मसाइल हैं, कीमतें बढ़ रही हैं और इस तरह की चीज़ें, जिसके हवाले से खान साहब खुद भी कहते रहे हैं कि ये इनिशियली जो है आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर ये अगले 6 महीने में चीज़ें नहीं ठीक होती हैं तो आवाम को फिर एहतसाब के साथ साथ अपने रिलीफ भी चाहिए। तो हुकूमत पर भी एक डिलीवर करने का जो प्रेशर है वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता जाएगा। जी, वहाँ गवर्नमेंट को तो डिलीवर करना पड़ेगा। हाँ, इसमें ये हम इनको गुंजाइश ज़रूर दे सकते हैं कि जो इन्होंने इनहेरिट किया है, जिस किस्म की इकॉनमी या जो मसाइल इन्होंने इनहेरिट किए हैं, उसका हल महीनों में या हफ्तों में या कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि इवन सालों में नहीं हो सकता, उन्हें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फिर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात यह आ जाती है कि आप किस तरीके से अपने आवाम से इंटरेक्ट करते हैं, आप कितना उन्हें कॉन्फिडेंस में लेते हैं। उन्हें जितना आप इन्फॉर्म करेंगे, एजुकेट करेंगे, उतनी ही ये इस जो इन्हांस्ड बर्डन है ऑन द गवर्नमेंट, इट कैन बी पैसिफाइड। लेकिन फ़िलहाल ये चीज़ कंसिडरेबली कम नज़र आ रही है। हमारी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन के लिहाज से या एजुकेटिंग द पीपल इस लिहाज से काफ़ी पीछे है। उन्हें फ्रंट फुट पे आके अपने आवाम को एजुकेट करना चाहिए कि ये मसले हम फेस कर रहे हैं, इस मसले को हमें हल करने में इतना टाइम लग सकता है, ये हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, इनमें से हम कुछ पिक करेंगे। अभी देखिए जैसे IMF का एक फुल कंफ्यूजन चल रही है। इवन हम एज एन एनालिस्ट भी हम भी कंफ्यूज हैं कि हम IMF जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, नहीं जाएंगे तो इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। ये चीज़ें आवाम को बतानी ज़रूरी हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस लिया जाए। देखिए जी, PTI की गवर्नमेंट इज़ नॉट लाइक जो कि इस तरह से गवर्नमेंट नहीं है, ये एक विजन लेके आई है, विजन बेस्ड ऑन होप। आवाम को ये होप है कि हम एक अच्छे नए पाकिस्तान में, जिसमें हमारी गरीब की इज़्ज़त होगी, जिसमें हर चीज़ अफोर्डेबल होगी, हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी, दुनिया में हम अपनी एक जियोपॉलिटिकल पोजीशन क्लेम कर सकेंगे। ये सब उम्मीदें हैं और ये विद टाइम स्ट्रेंथन होंगी, ये जाएंगी नहीं। इसको उन्होंने होल्ड ऑन करके रखा हुआ है आवाम ने। अभी हालांकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, अभी उनकी और मसाइल, डॉलर की कीमत बढ़ती चली जा रही है, इस सब के बावजूद भी दे हैव केप्ट देयर होप इंटैक्ट।
अच्छा, तो इस होप को इंटैक्ट रखने के लिए मुस्तकबिल में हमारी गवर्नमेंट को अवाम को एजुकेट इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और डिलीवरी का प्रेशर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो टाइम बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि अब हमारे आप देखिए एक सवालों का एक एटमॉस्फेयर है, लोग सवाल करते हैं, लोग पूछ रहे हैं, इसी तरीके से ये एटमॉस्फेयर अब कंटिन्यू करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि अवाम के साथ इंटरेक्ट किया जाए, अपनी अचीवमेंट्स बताई जाए, अवाम जो एक्सपेक्टेड मुश्किलात फेस कर सकती है उनके बारे में उन्हें कोई टेंटेटिव सोल्यूशन दिया जाए, इन द एयर नहीं छोड़ा जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जावेद बलोच साहब वापस अगर हम अभी रीसेंट डेवलपमेंट के ऊपर आएँ, जो तकारीर अब से कुछ देर पहले हुई हैं, तो बिल्कुल फारूकी साहब ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था कि हुकूमत को जो है वो मुख्तलिफ तरीके से छेड़ा गया है। जिस तरह स्टेटमेंट आई कि वफाक जो है वो उसकी जड़ें कमज़ोर हो रही हैं, मुल्क हाथ से निकलता जा रहा है। फिर खैबर पख्तूनख्वा मूवमेंट की उन्होंने बात की, बलोच जो इंतहा पसंद है उनके हवाले से भी बात उन्होंने की है। तो ये क्या लग रहा है, अगर अगले आने वाले दिनों में भी आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ों को लेकर चलेंगे और उनको उन वीकनेसेस को जो हुकूमत की हैं उन पे निशाना करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त उनको लग रहा है कि वो शायद डूब रहे हैं? देखें आशा, अपोजिशन के पास जो है वो तमाम ऑप्शन खुले होते हैं। उन्होंने हुकूमत को टफ टाइम देना होता है, हुकूमत को पर तनकीद करनी होती है और हुकूमत की जो कमज़ोरियाँ हैं वो उनको लेकर चलना होता है। अब जो तरीके इंसाफ की हुकूमत है वो तो अभी अब समझें कि हनीमून पीरियड से भी बाहर नहीं निकली। अभी उन्होंने पहले 90 डेज का जो है वो टारगेट रखा था कि जी 100 दिन की जो है वो कारकर्दगी दिखाएंगे अवाम को। उसके बाद जो है वो काबीना के लिए की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए भी एक बड़ा लंबा चौड़ा और तवील इजलास जो है वो किया गया वज़ीर-ए-आज़म ने, लेकिन पता चला कि तमाम वज़रा पास हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही कोई आगे कोई लाहे अमल दिया गया है कि हमने किस सेक्टर में क्या क्या करना है। जैसे आसमा ने कहा कि IMF के पास जाना है, नहीं जाना, कंफ्यूजन जो है वो बढ़ती जा रही है, क्लैरिटी नहीं है। तवक्कुआत जहाँ पे होती हैं वहाँ पर जो है वो मसाइल पैदा होते हैं। इन्होंने अवाम को तवक्कुआत दिलाई हैं, इनसे वादे किए हैं, दावे करके आए हैं। अब इन दावों पर अमल दरामद का वक्त है, उन वादों पर अमल करने का वक्त है जो वादे अवाम से किए गए थे। अभी तक कोई दूध की नहरें नहीं बही मुल्क में कि अवाम जो गरीब अवाम है वो बिल्कुल उनके हालात ठीक हो गए हो, बिजली बड़ी वाफर पैदा हो गई हो, माशी सूरत ठीक हो गई हो, या कोई ऐसे देखें ये टाइम गेन चीज़ें हैं, इन पर वक्त लगता है, पॉलिसीज़ बनती हैं, उसके बाद उन पर अमल होता है, उसके बाद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू होती हैं। लेकिन अपोजिशन के पास जो है वो ऑप्शन खुले हैं। वो जहाँ से जैसे देखें ना, उन्होंने KPK का जिक्र किया, जरदारी साहब ने बलोच मूवमेंट का जिक्र किया, बाकी चीज़ों को उन्होंने छेड़ा, कालाबाग डैम को छेड़ा उन्होंने, तो वो ऑप्शन तो वो खुले रखते हैं कि जैसे जहाँ से भी जो है वो कोई कमज़ोरी हुकूमत की वो नज़र आती है उसको वो छेड़ते हैं। अब भी ऐसा होगा, जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, जैसे टोन सख्त होती जा रही है ऐसा ऐसा, जैसे यूँ लगता है कि जैसे वक्त करीब आ रहा है गिरफ्तारी का या कोई ऐसी चीज़ का, उसी के साथ साथ जरदारी साहब की पीपल पार्टी की टोन भी सख्त होती जा रही है। अब देखना यह है कि वो सख्त टोन जो है वो क्या ठीक है रंग क्या करेगी गिरफ्तारी के बाद जो है वो सूरत क्या पैदा होगी। साहब ये जो सख्त टोन की बात की, सख्त टोन आपको क्या लगता है कि इस वजह से नजर आ रही है कि हमने बहुत जरदारी साहब के बारे में सुना कि काफ़ी जो है वो समझदार किस्म के सियासतदान, वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के बना के रखते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात होते हैं और इस बार भी शायद उन्होंने कोशिश की होगी। तो आपको लगता है कि इस बार शायद उनकी दाल नहीं गल रही किसी तरीके से, या इस वक्त वो एहतसाब के कटहरे में हमें खड़े हुए नजर आ रहे हैं और लग रहा है कि शायद वो जेल भी चले जाएं? फवाद चौधरी साहब बहुत वाज़ेह तौर पर कुछ इशारे देते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो शायद टोन के अग्रेसिव होने के पीछे ये वजह भी है कि इस बार जो वो उनकी समझदारी है वो शायद कुछ काम नहीं आ रही उनके। नहीं देखिए, दाल गलने वाली बात तो जाहिर है कि जो रियासत के आगे एक पॉलिटिकल पार्टी जो है जो बगैर किसी निहत्ती होती है, सियासी लोग जो है निहत्ते होते हैं, उनकी दाल क्या गलनी होती है। जब एक रियासत फैसला कर ले कि हमें ये पसंद है, ये नापसंद है, हमने इसको अलाउ करना है, इसको नहीं करना, इसको आंख का तारा बनाना है, इसको गंदी नाली में फेंकना है, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। तो आसिफ अली जरदारी जो हैं और पीपल्स पार्टी जो है, अब उनके पास ये चीखने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। अब उनसे ये भी तो हक नहीं छीना जा सकता कि अगर आपके गले पर छुरी फेरी जा रही है तो आप आओ बकावी ना करें। तो इसमें वो देखिए पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पास बहरहाल ये ज़रूर ऑप्शन मौजूद है कि
देखिए आप जो भी कहें, उन्होंने एक कॉल दी है और आज 27 दिसंबर को बरसी है बेनज़ीर भुट्टो की, वहां पर 10-20 हज़ार बंदा इकट्ठा कर लिया उन्होंने। पॉलिटिकल पार्टी के पास ये ऑप्शन तो एक होता है कि अपने लोगों को बुलाएं और उनको एड्रेस करें, उनको बताएं, अपना दुख अपना बयान वहां कर दें और बताएं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम 18वीं तरमीम कर रहे हैं, हम सूबों को हम पहले से ज़्यादा हमने वसाइल दे दिए हैं और वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और वो मुकम्मल तौर पर इसी चीज़ को ऊपर उन्होंने मुकम्मल पोलिटिसाइज करने की कोशिश की अपने केसेस को, और उनके पास चीज़ें हैं भी जो उनके क्रेडिट में हैं। तो आपको लगता है कि सिंध की हद तक है, अगर जिस तरह के तो बड़ी खुदा बख्श है ना, जहाँ पर 20,000 लोग इकट्ठे कर लिए तक नहीं है। ऐसे देखें आप पॉलिटिकल पार्टीज को और खास तौर पर पीपल्स पार्टी को आप इस तरह से अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, नवाज शरीफ को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मुझे एक बात जो है आयशा, वो मतलब ये है कि ये सारा जो प्रोसेस है उसमें एक चीज़ जो वो बहुत ज़्यादा महसूस होती है, वो ये है कि देखें अगर आसिफ अली जरदारी पकड़े जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या इससे पहले नहीं पकड़े गए? क्या बिलावल को भी पकड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो कहते हैं 11 साल जेल काटी है, अभी क्या जेल से डरा पकड़े जाएंगे। अच्छा, नवाज शरीफ को आपने जेल में डाल दिया, अब इससे आगे क्या है? इन केसेस में फांसी तो नहीं होनी, डाल दिया ना, अल्टीमेट जो पनिशमेंट है वो उन्हें दे दी है, वो अंदर चले गए। सवाल ये पैदा होता है, आप मुस्लिम लीग नून को बंद कर दें, आप पीपल्स पार्टी को बंद कर दें, आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को बंद कर दें, उसके बाद क्या होगा? सियासत जो होती है वो ये कहती है कि अच्छा सब कुछ ये बंद कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर ये होगा कि अगर आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को रास्ते से हटा देंगे तो नॉन पॉलिटिकल जो लोग हैं, एलिमेंट्स जो हैं, वो उस वैक्यूम को जो है वो फिल करेंगे। और नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स जो हैं, इसी पॉइंट की तरफ में आना चाहिए। कराची में जो बिगड़ते हालात हैं, ऑब्वियसली कुछ लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं चीजें कि जब पीपल्स पार्टी के ऊपर एक कड़ा वक्त है और उसके बाद कराची में दहशतगर्दी की उभरती लहर है, तो इन चीजों को भी कनेक्ट करने की जो है कोशिश की जा रही है। तो आपका, मेरा ख्याल में ये बात आपके पॉइंट को सेकंड करती है कि नॉन पॉलिटिकल जो फिर नासर हैं वो आगे आते हैं और वो उस वैक्यूम को फिल करते हैं। और आपके मुल्क में नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स जो हैं उनकी एक्टिविटीज हम सबसे दूर नहीं है। चंद माह पहले तक उनकी थी, मतलब या 1 साल पहले तक उनकी बड़ी शिद्दत थी उसमें। तो ऐसे ही लोग जो हैं वो आपके मेन स्ट्रीम में आएंगे। आपने कई लोगों को बैन करके रखा हुआ है, आपने जो नेशनल एक्शन प्लान अभी आपका पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और आपके पता है आपको कि हमारे सर के ऊपर किस किस्म की चीज़ें मंडला रही हैं। और हमने ये देखें 10 साल के दौर को हम बहुत ज़्यादा गाली देते हैं, मलून करते हैं, लेकिन 10 साल का एक जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है उसकी बहुत सही, आप ये भी देखें उसके फ़ायदे क्या हुए हैं। मैं कहता हूँ उसका सबसे बड़ा फायदा इमरान खान की शक्ल में एक नई पॉलिटिकल पार्टी की सूरत में पाकिस्तान को मिला है कि वो उन लोगों ने अगर बुरा गवर्न किया है, बुरा परफॉर्म किया है, अगर नहीं लोगों को डिलीवर किया, तो हमें पाकिस्तान के अवाम को एक नई पॉलिटिकल पार्टी मिल गई है। और नई पॉलिटिकल पार्टी का बनना इतना आसान काम नहीं होता। नई लीडरशिप का आप ये चलने दें, प्रोसेस को चलने दें, पॉलिटिकल प्रोसेस को गंदा ना कहें, उसे मलून ना करें और इसको चलने दें, इसी से नई लीडरशिप। अच्छा, फारूकी साहब साहब ये कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो जो मिड टर्म इलेक्शन की बात हो रही है, फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद 2019 के बाद जो है पीपल्स पार्टी PTI जो है वो रहे ही ना, और वो जो है लोग उनके खिलाफ हो जाएं और वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। या फिर 2019 में जो अभी पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर कुछ जो सदारती निज़ाम है उसकी हवाले से बात हो रही है। तो ये वाले आपको चीजें लग रहा है कि इनके भी कोई चांसेस हैं? मिड टर्म इलेक्शन जो है ये कोई क्राइम नहीं है, जरूरत होगी तो करा दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जमहूरी अमल का हिस्सा है, प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो भी कोई क्राइम नहीं है, बेशुमार मुल्कों में चल रहा है, हमारे यहाँ चलता रहा है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। गुजारिश ये है कि अप्रोच टुवर्ड्स इश्यूज जो है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। देखिए, एक तरफ हम पीपल्स पार्टी को 4 टर्म्स देते हैं और उसके बाद भी उनसे हिसाब लेने के लिए हम तैयार नहीं होते। हम तैयार होते हैं तो उनके कायदीन जो कहते हैं हमसे ना पूछो। यही हाल नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग का है, वो कहते हैं जी 3 दफ़ा का मुझसे हिसाब ना लें, मुझे 4थी दफ़ा भी इक़्तिदार दें। और फिर एक सूरत यह आ जाती है कि अभी तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आए चंद माह हुए हैं, हम कह रहे हैं जी कि बताएं कारनामा क्या किया। मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि इतने 2 बड़े पोलिटिकल जाइंट्स के दरमियान उन्होंने अपनी जगह बनाई, और वो जगह इसलिए बनी, जैसे फारूकी साहब ने कहा, कि पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो चलती रही है, आइंदा भी चलेगी। कोई आदमी इस वक्त जेल में ऐसा नहीं है जो सियासी कैदी हो। जो लोग जेलों में जा रहे हैं या जाने वाले हैं वो करप्शन के इल्जामात के तहत जाने वाले हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रहेगी, और मैं नहीं देखता कि कोई बहुत बड़ा कारनामा कर लेंगे जरदारी साहब या नून लीग मिलके। देखिए, एक नई मुस्लिम लीग बनने जा रही है। इस मुस्लिम लीग में कौन लोग जाएंगे? वो लोग जिन्हें शरीफ खानदान से शिकायत थी, जो आगे नहीं आ सके, उनसे सिर्फ वोट लिया। मामा जी मैं खांसी से बहुत परेशान।